जम्मू में मिलिट्री स्टेशन के पास फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन। धर्मांतरण मामले में 3 और गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को मिले कोड वर्ड्स। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने एक बयान से फंस गए। सोशल मीडिया साइट ट्विटर की मुश्किल और बढ़ी। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया एमडी के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। बारिश के पानी ने कानून की कोठरी को किया पानी पानी। चचरी के पुल के सहारे ही बिहार में शहरों की हो रही है हिफाजत। ये सारी खबर आपको तूफानी रफ्तार से सीधे फील्ड से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू ड्रोन हमले को लेकर सारे तथ्य विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे गए। साथ ही साथ ड्रोन हमलों से निपटने के लिए तमाम उपायों पर भी चर्चा इस हाई लेवल बैठक में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक पीएम आवास पर हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में खास तौर से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा मामलों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ड्रोन अटैक से जुड़े सभी तथ्यों को विस्तार से प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। ड्रोन हमलों की चुनौती, उसके उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में जियो फेंसिंग जैसे उपायों को लेकर विस्तार से बात हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इन ड्रोन हमलों को कितनी गंभीरता से लिया है। भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भी उठाया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। एनआईए की टीम ने आज जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में हमले वाली जगह का मुआयना किया। जम्मू हमले की विधिवत जांच शुरू हो गई है। शनिवार रविवार की आधी रात को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में जहां ड्रोन अटैक हुआ, एनआईए की टीम ने वहां का बारीकी से मुआयना किया, एक एक चीज को खंगाला। एनआईए की टीम एयरफोर्स स्टेशन के नजदीकी एयरपोर्ट के उस टेक्निकल एरिया में भी गई जहां कम तीव्रता का धमाका हुआ था। ड्रोन अटैक मामले की जांच एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक इस मामले में ना ही कोई बड़ा सुराग मिल पाया है और ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले में पाकिस्तान के बाद आया चीन का कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल ड्रोन चीन से पाकिस्तान ने लिए थे। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन परिसर में टूट फूट के निशान ड्रोन हमले के बाद सामने आए थे। अब खुफिया एजेंसियों को इस हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन का चीनी कनेक्शन मिल रहा है। खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ये ड्रोन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को दिए। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस ड्रोन से हमला हुआ उसी ड्रोन में ग्रेनेड भी बंधे हुए थे। इस बीच बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने चीन में बने ड्रोन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण में कार में ये लोग चीन में बने ड्रोन ले जा रहे थे। मामले की जाँच जारी है। देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों की इस नई हाईटेक साजिश का जवाब भी सुरक्षा बल तकनीक से देने की तैयारी में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक करने के मामले में ट्विटर से 48 घंटे के भीतर मांगा गया है जवाब। संसदीय समिति ने ट्विटर से इस मामले में सफाई देने को कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सूत्रों से पता चला है कि आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के मामले में ट्विटर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर लिखित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो ट्विटर को फिर से तलब किया जाएगा। इस मसले पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पक्ष जानने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाने का फैसला हुआ है। ये बैठक 6 जुलाई को हो सकती है। आज संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों को भी बुलाया था। समिति ने दोनों से साफ कह दिया है कि नए आईटी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। 19 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। सत्र के दौरान कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार की घेराबंदी करेगा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की पिछले हफ्ते हुई बैठक में मॉनसून सत्र के बारे में फैसला लिया गया। कैबिनेट कमेटी ने फैसले से जुड़ी अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है। सिफारिश में मॉनसून सत्र को 19 जुलाई से 13 अगस्त तक कराने का सुझाव दिया गया है। सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना की दूसरी लहर से देश उबरने लगा है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान सरकार पर
बदइंतजामी का आरोप लगाकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। सत्र के दौरान कोरोना संकट से जुड़े सवाल तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों की महंगाई के मुद्दे पर भी संसद सत्र के गर्म रहने के आसार हैं। नवजोत सिद्धू को भी नहीं मिला राहुल गांधी से मुलाकात का मौका। राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, सिद्धू के साथ नहीं है कोई बैठक। पंजाब में कांग्रेस के झगड़े पर आज दिल्ली में जिस बैठक को लेकर बड़ी चर्चा थी वो तो तय ही नहीं थी। राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू से भी नहीं मिले। जब वो 10 जनपद से निकल रहे थे तब उनसे एबीपी न्यूज ने पूछा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी मुलाकात होनी है। इस पर राहुल ने कहा, सिद्धू से कोई मीटिंग नहीं है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी और सिद्धू के बीच मीटिंग कल हो सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। पिछले हफ्ते कैप्टन दिल्ली आए थे, तब उन्हें सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं मिला था। एसएन श्रीवास्तव की जगह बालाजी श्रीवास्तव होंगे दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। एसएन श्रीवास्तव कल यानी बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव इस वक्त विजिलेंस में स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। अब उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। बालाजी श्रीवास्तव 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बालाजी श्रीवास्तव इससे पहले पुद्दुचेरी और मिजोरम के डीजीपी रह चुके हैं। बालाजी श्रीवास्तव को फिलहाल कमिश्नर पद का लुकआउट चार्ज दिया गया है क्योंकि मौजूदा कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। श्रीनगर में मिलिटेंट से एनकाउंटर का आज दूसरा दिन रहा। कुल 2 मिलिटेंट मारे गए। मरने वालों में कल पकड़ा गया लश्कर का कमांडर नदीम अबरार भी शामिल है। श्रीनगर में कल कुछ इस तरह मिलिटेंट से एनकाउंटर शुरू हुआ था। मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग चल रही थी और इस फायरिंग के बीच आम नागरिकों को निकाला गया। ये मुठभेड़ श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके में हुई। दरअसल कल गिरफ्तार हुए लश्कर के मिलिटेंट नदीम अबरार की निशानदेही पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान छुपे हुए मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए। बाद में जवानों ने छुपे मिलिटेंट को मार डाला। साथ ही मिलिटेंट नदीम अबरार भी फायरिंग के दौरान मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कहा कि एसपीओ फैयाज अहमद के परिवार की हत्या करने वाले 2 मिलिटेंट्स की पहचान हो गई है। इसमें से एक स्थानीय और दूसरा बॉर्डर पार से आया था। पुलिस ने कहा कि इन मिलिटेंट्स को जल्द ही खत्म किया जाएगा। यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने जा रही है अंबेडकर स्मारक। लखनऊ में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास। यूपी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज इस तरह अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र में बाबा साहब की 25 फीट की मूर्ति लगेगी। 45 करोड़ की लागत से बनने वाले इस केंद्र में 750 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया जाएगा। पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। शिलान्यास के साथ ही अंबेडकर स्मारक पर सियासत भी चालू हो गई है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव से यूपी में अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने के लिए ये स्मारक बनाया जा रहा है। यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 22% है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 86 सुरक्षित सीटों में से 76 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। पंजाब चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बनाया दिल्ली वाला प्लान। आज केजरीवाल ने सस्ती बिजली और पुराने बिल माफ करने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वाला दांव चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े चुनावी वादे किए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी
यहाँ चुनाव में दिल्ली वाला सियासी करंट दौड़ाना चाहती है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत है और जब पानी का टैंकर आता है तो भारी भीड़ लग जाती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में जैसे ही पानी का टैंकर आता है, देखिए कैसे पानी लेने के लिए होड़ मच जाती है। पानी न होने से परेशान यहाँ के लोग टैंकर पर टूट पड़ते हैं। कोरोना के खतरे के बीच सामाजिक दूरी यहाँ बिल्कुल नहीं दिखी और मास्क तो आप भूल ही जाइए। दिल्ली के चिल्ला गांव की भी तस्वीर देखिए। यहाँ भी पानी के लिए लंबी लाइन लगी है। लोग धूप में पानी के इंतजार में खड़े होते दिखाई दिए। दिल्ली में गर्मियों के सीजन में हर साल पीने के पानी की किल्लत होती है। इस मुद्दे पर सियासत भी खूब होती है, लेकिन ये तस्वीरें बदलती नहीं दिख रही। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घेराव। स्कूल का काम देखने गए सिसोदिया को बीजेपी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आज दिल्ली के रोहतास नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कार को घेर लिया। उस समय सिसोदिया एक स्कूल के निर्माण का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहतास नगर की उपेक्षा का आरोप लगाकर केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने किसी तरह खींच कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाया। बाद में स्कूल के गेट पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज रोहतास नगर में स्कूल बनने का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं व गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का गेट तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षकों, इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। मनीष सिसोदिया के मुताबिक बाबरपुर, करावल नगर, रोहतास नगर और गोकलपुर में सरकार नए स्कूल भवनों का निर्माण करा रही है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने से बचने के लिए कोरोना का बहाना बना रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख? कुछ तस्वीरों की वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए की वसूली के केस में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आज अनिल देशमुख को पेश होना था, लेकिन उन्होंने ज्यादा उम्र की वजह से कोरोना का बड़ा खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की मांग की। लेकिन अब देखिए करीब 10 दिन पुरानी नागपुर की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में अनिल देशमुख अपनी पार्टी एनसीपी के कार्यक्रम में पहुंचे थे और भीड़ के साथ मंच पर भी मौजूद थे, लेकिन अब कोरोना के डर से अनिल देशमुख पेशी में छूट मांग रहे हैं। आज दूसरी बार वो ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोप लगाए हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि देशमुख के पीए और पीएस रहे हैं, और अब खुद देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना में आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के घर के बाहर हुआ बड़ा हंगामा। शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर चले पुलिस के डंडे। पटना के इको पार्क के पास पुलिस के ये डंडे उन अभ्यर्थियों पर चल रहे हैं जिन्होंने राज्य टीचर एग्जाम को पास किया है, लेकिन मेरिट की वजह से मामला अटका है। इसी मांग पर ये आज अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मिलने की मांग कर प्रदर्शन कर रहे थे, तो हालात इतने खराब हुए कि पुलिस को डंडा चलाना पड़ा। बिहार में नीतीश सरकार ने हाल ही में एसटीईटी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट पर बड़े फैसले किए। अब मेरिट लिस्ट की जगह इस एग्जाम को पास करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे। इसी फैसले पर विवाद भी चल रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने एक बयान से फंस गए। स्कूल फीस कम करने के सवाल पर मंत्री जी ने कहा, मरना है तो मर जाए। आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब। भोपाल में बयान शिवराज सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का है। दरअसल मंत्री जी से यहां अभिभावक संघ के प्रतिनिधि मिलने पहुंचे थे। इनकी मांग थी कि कोरोना की वजह से स्कूल फीस कम होनी चाहिए, लेकिन मंत्री की जुबान से ऐसा बयान निकल गया। ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान पर शिवराज सरकार पर सवाल उठे हैं। अभिभावकों ने इस अभद्र व्यवहार करने पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
पश्चिम बंगाल में बढ़ सकती है ममता सरकार की मुश्किलें, हिंसा पर बनी रिपोर्ट में हुए हैं कई बड़े खुलासे। बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा पर सरकार की बनाई कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। आज कमेटी ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव के बाद सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा हुई, जिसके तहत एक दल विशेष के समर्थकों को निशाना बनाया गया। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है। डिपार्टमेंट स्टडी करेंगे, हम गृह मंत्री जी अमित शाह जी को रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट स्टडी करने के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है वो काम करेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ कई असामाजिक तत्वों का भी वहां होना निश्चित है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार या फिर लोगों के साथ मारपीट, ये ऐसे कई सवाल खड़े करती है जिनके अभी जवाब मिलना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि अभी बीजेपी और टीएमसी में, इन दोनों ही पार्टियों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पंजाब में घरेलू झगड़े से जूझ रही कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है मुश्किल। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना पर ही उठा दिए हैं सवाल। ये क्षेत्र निशुल्क काम करेगा तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रांट लीजिए और किसी से पैसा मत लीजिए, आप निशुल्क उपचार कराइए, तो बात समझ में आती है। लेकिन पब्लिक का पैसा आप निजी किसी भी संस्था को दीजिए और फिर कहिए कि पब्लिक से पैसा लो, तो ये नीति बिल्कुल उचित नहीं होगी। और अभी कोई गंभीर रूप से इसमें चर्चा नहीं हुई है, कहीं कहीं पर मीडिया में सुनने में आया है, मैं इसके पक्ष में नहीं। सरकार इसको जारी किया है कि ये मसौदा तैयार हो चुका है, मैं इसके पक्ष में नहीं। आपसे चर्चा हुई है क्या? मेरे से चर्चा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिस योजना पर सवाल उठा रहे हैं, उसके आदेश 3 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए थे। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अस्पताल बनाने के लिए बघेल सरकार पैसा देगी। सीएम बघेल ने उद्योग विभाग को इस योजना का प्लान 10 दिन में तैयार करने को कहा है, लेकिन योजना अस्पताल की है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ही कह रहे हैं मुझसे बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री बने रहने की रेस में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का नाम खूब उछला था। हालांकि बघेल के 2.5 साल अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन बघेल और सिंहदेव में अब तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।